बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पिछले एपिसोड में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के सिलसिले में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर ली थी। अगले कुछ प्रोग्राम्स में हम एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल गॉड के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इसके बाद आपका तारुफ क्लोजर टू ट्रुथ के साथ करवाएंगे। क्लोजर टू ट्रुथ एक प्रोग्राम जो पिछले 22 साल से अमेरिका में तकरीबन 200 पीबीएस और पब्लिक टेलीविजन स्टेशंस पर जारी है। इनके 3 मेन टॉपिक्स हैं: कॉस्मोस, कॉन्शियसनेस एंड गॉड। उनके साइंस, फिलॉसफी, मजहबियात, इलाहियात के तकरीबन 300 एक्सपर्ट्स, ग्रेटेस्ट थिंकर्स के साथ इन टॉपिक्स के हवाले से उठने वाले गहरे तरीन सवालात पर तकरीबन 5000 वीडियो इंटरव्यूज यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। हम एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल गॉड पर गुफ्तगू मुकम्मल करने के बाद इन टॉपिक में से 2 टॉपिक्स, गॉड एंड कॉन्शियसनेस पर उठने वाले सवालात को 2 मास्टर कीज यानी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की रोशनी में एड्रेस करेंगे। मैं मोहम्मद इसहाक हूं। इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब परवेज हाशमी साहब, खुरम खान साहब, डॉक्टर असद इम्तियाज साहब और अब्दुल माजिद साहब। मोहतरम नाजरीन, एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल गॉड के हवाले से अब ये स्क्रीन आपके सामने है। इंसानी तारीख की अगली जनरेशन को मुंतकिली। हमें मालूम होना चाहिए इंसानी तारीख 2 ही जराए से अगली नस्लों तक मुंतकिल होती है। तारीख की मुंतकिली का एक जरिया इस्टेब्लिश हिस्ट्री है और दूसरा इंडिविजुअल रिपोर्टिंग। इस्टेब्लिश हिस्ट्री, तारीख के मुंतकिल होने की ये कैटेगरी ऑथेंटिक होती है, चाहे ये वाक़यात के मुतालिक हो या अशखास और मकामात से मुतालिक। इस्टेब्लिश हिस्ट्री का मामला ये है कि पहले ही मरहले में बेशुमार लोग अगली जनरेशन को तारीख मुंतकिल कर रहे होते हैं, जबकि दूसरे जरिए यानी इंडिविजुअल रिपोर्टिंग के हवाले से मामला ये होता है कि पहले मरहले में सिर्फ चंद लोग चीज़ें बयान करते हैं और फिर वो बातें आहिस्ता आहिस्ता लोगों में मशहूर होना शुरू हो जाती हैं। मैं मोहतरम परवेज हाशमी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस पे थोड़ी सी मजीद रोशनी डालिए कि इस्टेब्लिश हिस्ट्री और इंडिविजुअल रिपोर्टिंग में क्या फ़र्क है। देखें, आगे हमने मिसालें भी दी हैं और जब किसी चीज़ को समझ ना हो तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि मिसालें दे के समझाएं। अब आपकी नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी ना, उसमें मिसालें हैं। जी जी, इससे आपको पता चलेगा कि हम क्या कह रहे हैं। अब देखें, पहले ही क्या आ गया मिसाल में कि साइरस द ग्रेट ने अकेमेट या पहली पर्शियन एम्पायर 6th सेंचुरी BCE में कायम की थी। अब मुझे बताएं कौन इख्तिलाफ करता है? जी बिल्कुल, ये यानी एस्टैब्लिश हिस्ट्री है ये। जी, वो मुमकिन है साइरस द ग्रेट के हवाले से लोग ना जानते हो। आगे चले, यूनानी और रोमन एम्पायर्स का वजूद था। जी, कोई इनकार करता है कि नहीं था? जी नहीं, वजूद था। जी जी। अच्छा, अगर आप पूछें आप कैसे मानते हैं, आप तो वहां नहीं थे, जवाब क्या होगा? नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुई है नॉलेज। जी, अब नस्ल दर नस्ल का मतलब ये है कि अभी देखें ना, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, कोशिश करते हैं इसको कि आप जो हमारी नस्ल इस वक्त हम बैठे हुए हैं ना, 5 बैठे हुए हैं, तो हमारे सामने जो नस्ल है उसमें 1 साल का बच्चा भी है और मुमकिन है कि 90 साल का एक बूढ़ा भी हो। जी, है कि नहीं है? जी जी। तो वो जो ज्यादा उम्र वाले हैं वो कम उम्र वालों को कुछ कन्वे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, जबानी बता रहे हैं ना चीजें, यानी जो उन्होंने देखी है बच्चों ने नहीं देखी है, जी वो बता रहे हैं। अच्छा, फिर बताने तक ही मामला नहीं रखता, उसमें फिर एकेडमिक कंसेंसस होता है, लिखते भी थे ना लोग। जी जी, दे डू राइट। जी, उसमें एकेडमिक कंसेंसस भी होता है। अब जो नेक्स्ट मिसाल है उसमें से आप ज्यादा अच्छी तरह समझ लेंगे। मुगल अंपायर हमारे सब कॉन्टिनेंट में जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 CE में इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में शिकस्त देकर कायम की थी। जी, ऑल ऑफ यू बिलीव इट और नॉट? जी बिल्कुल बिलीव। जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो हमारे सामने है। जी जी, आप सब ये मानते हैं? जी जी, ये तो मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। क्योंकि रोमन एम्पायर को आप जानते हैं, अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं ना, पिछली मुमकिन है पर्शियन एम्पायर को अपना जानते हो,
यूनानी रोमन एम्पायर को न जानते हो, ये तो जानते हैं ना जी बिल्कुल। मैं आपसे पूछूं कि जनाब बात से रहे, आप ये कह रहे हैं कि ये मुगल एम्पायर कायम हुई थी, आप थे वहां? जी नहीं। जवाब है कि नहीं। जी कैसे पता चला आपको? जी वही जो यानी एकेडमिक कॉन्सेंसस इसके ऊपर है और नस्ल दर नस्ल ये मुंतकिल हुई है और हमारे एक पास चीज जो पहली होती है वो ये होती है, देखें एक नस्ल जो होती है ना, दैट टेक्स अबाउट 24 ईयर्स। जी 100 साल में तकरीबन 4 आ जाती है नस्ल। जी यानी इसका मतलब है कि जो बड़ी नस्ल वो छोटी नस्ल को बताई जा रही है ना, जुबानी भी चीजें जी जो उन्होंने देखी हैं और दूसरों नीचे वालों ने नहीं देखी। हम्म अब ये चीजें जो इल्मी दुनिया में डिस्कस भी होती हैं, किताबें भी लिखी जाती हैं, सब कुछ होती है, तो इसमें ना सिर्फ उन्होंने अपने बड़ों से सुना है बल्कि इसके ऊपर एकेडमिक कंसेंसस भी है। जी कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि भाई मुगल एम्पायर तो थी नहीं। हम्म मुमकिन है कोई करोड़ में एक अगर कह दे तो हम ये कहेंगे कि देखो हम ये जो चीज मानते हैं वो मानते हैं जो नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन हम तक पहुंची है और इस पे एकेडमिक कंसेंसस है। जी आज अब यू हैव कम अप विद द आइडिया कि नहीं, वो इट नेवर एग्जिस्टेड। नो, द ओनर्स ऑफ द प्रूफ लाइज ऑन यू। यू हैव टू प्रूव दैट दे नेवर एग्जिस्टेड। वी विल नॉट प्रूव दे एग्जिस्टेड। आप सही, समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल सही है। यानी हम तो उसको उस चीज को मान रहे हैं जो इस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री के तौर के ऊपर हम तक पहुंची है, जनरेशन टू जनरेशन, जी और उसके ऊपर एकेडमिक कंसेंसस है। जी वो कहता है नहीं ऐसे नहीं था। एक बंदा, करोड़ में एक बंदा हो सकता है ना, ऐसे हैं वैसे बायोडाटे। ये दुनिया अभी ऐसे बंदों से खाली नहीं हुई है। जी बिल्कुल। अच्छा आप देखें, मैं मिसाल देता हूँ आपको सिर्फ इंडिविजुअल रिपोर्टिंग की। ये सारे कहेंगे कि हाँ ठीक है जी, इब्राहिम लोदी को उसने पानीपत की मैदान पे शिकस्त दी थी और जहीरुद्दीन बाबर ने अपनी फायर हुकूमत कायम कर ली थी। जी मगर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जी जब वो तकरीर कर रहा था वहां, उसने क्या तकरीर की थी। हम्म अब ये जो है ना, ये मुमकिन है कि सारे के सारे बयान ना कर रहे हो, आगे ना इसको ट्रांसमिट कर रहे हो। सही है जी। कुछ लोग, 2-4 लोग ट्रांसमिट कर रहे हो और बाद में वो दूसरा कहेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं बात, उन्होंने ऐसे कहा। हम्म तीसरा मुमकिन है कहेगा नहीं तकरीर करने का उसको मौका ही नहीं मिला तो लड़ाई शुरू हो गई। हम्म तो ये क्या चीज है? ये है इंडिविजुअल रिपोर्टिंग। और इसमें डिस्प्यूट हो सकता है कि उसने शायद तकरीर की इसमें थी या डिस्प्यूट होगा, इसमें आपको तहकीक करनी पड़ेगी, इसमें बड़ा कुछ होगा। इसके एक्सपर्ट्स होते हैं जो चीजों का नितारा करके सामने रखते हैं। मगर जहां तक इस्टेब्लिश हिस्ट्री का ताल्लुक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। जी वो कहेंगे हाँ जहीरुद्दीन बाबर आया था अफगानिस्तान की तरफ से, हाँ उसने इधर इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली का हुक्मरान था, उसको पानीपत की लड़ाई में उसने शिकस्त दी, उसने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। और ये 1526 ईस्वी में हुआ था। मुमकिन है 26-27 में भी कोई फर्क आ जाए थोड़ा, या मगर आमतौर पे आता नहीं है क्योंकि ये इस्टेब्लिश चीजें होती है। हम्म अच्छा फिर आगे उसके, अच्छा जी वो क्या था जहीरुद्दीन बाबर का आगे बेटा कौन था? जी हुमायूं था जी। उसका बेटा कौन था? जी अकबर था जी। उसका बेटा, ये सारी की सारी चीजें इस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री है। जी अच्छा अब आप देखेंगे कि ये इसके बाहर आसार कुछ पाए जाते हैं। इधर लाल किला है, इधर बादशाही मस्जिद है, इधर शालीमार गार्डन है। ये बाहर जो चीजें हैं ना, एक्सटर्नल, ये जी इस चीज की वजह नहीं बनती बिलीव करने की। सही है जी। ये इसको सिर्फ क्या करती है? ऑथेंटिकेट करती है, सपोर्ट कर देते हैं बेसिकली। सपोर्ट कर देती है। बिलीव आप क्यों कर रहे हैं? जनरेशन टू जनरेशन एक चीज चली आ रही है, उस पे ना सिर्फ ये है बल्कि एकेडमिक कंसेंसस भी है। तो आप तो वो चीज को बिलीव कर रहे हैं। हम्म अब नेक्स्ट आ जाएं कि जैसे अंग्रेजों ने इंडिया पे तो 100 साल हुकूमत की थी। जी आप मुझे बताएं कि कोई बंदा इस पे इख्तिलाफ करेगा? जी नहीं नहीं। जी डॉक्टर साहब क्या हुआ? मक्खी पीछे पड़ गई सर, अच्छा बार बार। तो मैं ये बता रहा था कि अब नेक्स्ट जो है वो आप जरा डॉक्टर साहब पढ़ेंगे क्या है नेक्स्ट। अंग्रेजों ने, सॉरी ये बोली, अंग्रेजों ने इंडिया पर
आखिरी जो बुलेट पढ़े जरा। अंग्रेजों ने इंडिया पर 100 साल हुकूमत की थी। जी। ये कोई बंदा इस पे इख्तिलाफ करता है कि अंग्रेजों ने कभी हुकूमत नहीं की इंडिया में? नहीं करता। नहीं करता। जी जी। तो मैं आपको कहूंगा कि जी अच्छा, जो बंदा, उसको अगर मैं पूछूं कि आप उधर मौजूद थे जब हुकूमत की थी उन्होंने? एक आदमी मसलन माजिद साहब से हम पूछ लेते हैं, कब पैदा हुए माजिद साहब आप? सर मैं 2000 में पैदा हूँ। 2000 में? बट यू वर नॉट देयर व्हेन दे केम, व्हेन दे लेफ्ट यू, इवन देन यू वर नॉट देयर। हाउ डू यू नो इट? अब इनसे ज्यादा सवाल ये बनता है, आपको कैसे पता ये? ये मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, एक तो पेरेंट्स वगैरह और सारा पता है, उसके बाद मेरा एक रिकॉर्ड है, बर्थ रिकॉर्ड है जिससे पता है। नहीं ये देखें, इन्होंने वही चीजें बयान की है कि एक तो इन्होंने अपने बड़ों से सुना है, उन्होंने अपने बड़ों से सुना है जिन्होंने शायद देखी भी हो, वो एरा देखा भी हो उन्होंने। और दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने पढ़ा है, उसमें एकेडमिक कंसेंसस भी है, हालांकि ये थे नहीं, और इसको बिल्कुल ऐसे ही मान रहे हैं जैसे इनके सामने हुआ, दो दे वर नॉट देयर। यस। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री और इंडिविजुअल रिपोर्टिंग में फर्क क्या है। अब क्योंकि हम ये बात ही होनी शुरू हो गई, तो मैं आपको ये बता दूं, आम तौर के ऊपर, अब दीनी हवाले से भी आ जाए थोड़ा सा, कि आमतौर पर बहस होती रहती है कि सुन्नत और हदीस सिनोनिमस है। नहीं, सुन्नत एस्टेब्लिश हिस्ट्री है, हदीस इंडिविजुअल रिपोर्टिंग। इसलिए सुन्नत के ऊपर बहस नहीं होती, हदीस पे होती। जी। उसके एक्सपर्ट्स हैं, बड़ी बड़ी चीजें वो निकाल के बयान करेंगे, लेकर आएंगे सामने, मगर सुन्नत के ऊपर कोई बहस नहीं होती। कोई बंदा बहस नहीं करेगा कि अंग्रेजों ने जी, आप कौन सी बात करें, अंग्रेजों को कभी आए नहीं है। तो एस्टैब्लिश हिस्ट्री के हवाले से हम चंद मजीद मिसालें आपके सामने रखते हैं। आगे हिंदुस्तान। जी, आप पढ़ते जाए ना, एक एक बंदा पढ़े और बताए, फिर मैं पूछूंगा जी आप थे वहां। हिंदुस्तान 1947 में 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। जी। मैं नहीं था, आप थे उस वक्त? बिल्कुल ही, लेकिन देखें मेरे दादाबू थे, दादीमा थी, उन्होंने बताया सारा कुछ, एक एक चीज, उन्होंने डायरी भी लिखी इस मौजू पे। तो आप बिल्कुल वो एक इसका मतलब पहली चीज आप मान रहे हैं कि नस्ल अगली नस्ल को कन्वे कर रही है, ठीक है कि नहीं? डायरेक्टली कन्वे किया उन्होंने मुझे, डायरेक्टली कन्वे किया। इसके अलावा आपने कोई जो आपकी लिटरेचर एकेडमिक, उसमें भी पढ़ा है ना? बिल्कुल। उसमें कोई इख्तलाफ है? नहीं। एकेडमिक कंसेंसस है। अब ये देखें ना, आपने ये नहीं करना कि किसी गांव में चले जाए और कोई बंदा ऐसा हो जिसको पता ही कुछ ना उसको पूछना शुरू कर दें कि आपको पता है 1947 में तकसीम हुआ था, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल ऐसी है। नहीं, एकेडमिक कंसेंसस। जी। तो अब आपने, अब हिंदुस्तान, अभी माजिद साहब से पूछते हैं, माजिद साहब ये हिंदुस्तान 1947 में 2 हिस्सों में 2 पार्ट्स में तकसीम हुआ था, आपको पता है? जी, वही डॉक्टर साहब वाला जवाब है। एक तो मतलब अपने बड़ों से स्टोरी सुनी, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास एक वो एकेडमिक कंसेंसस है इस बात पे, और एक पूरा रिकॉर्ड है। जी। ये चीज है जिसको कहते हैं एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री, तारीख की मुंतकिली का एक ये ऑथेंटिक जरिया। तारीख होगी ना मुंतकिल अगली जनरेशन को, जी। बिल्कुल। कैसे होती है? जी। उसके 2 ही जरिए हैं, एक एस्टेब्लिश हिस्ट्री है और एक इंडिविजुअल रिपोर्टिंग है। इंडिविजुअल रिपोर्टिंग में क्या होगा कि 1947 आप देखें, किताबों की किताबें लिखी गई हैं कि जी फलानी जगह के ऊपर ये हुआ था, फलानी जगह पे हुआ, कहते नहीं ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ। मगर जो एस्टेब्लिश हिस्ट्री है उसके ऊपर कोई बहस नहीं होती। जी। कोई बहस नहीं करेगा कि ये 2 हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ था। कोई बहस नहीं करेगा कि एक का नाम पाकिस्तान बन गया था, एक इंडिया ही रह गया था। कोई बहस नहीं करेगा इस चीज के ऊपर। जी। इवन इस चीज के ऊपर बहस नहीं करेंगे कि ये कौन से दिन हुआ था। हाँ, उसके बाद बेशुमार स्टोरी ऐसी होगी जिसके ऊपर बकायदा बहस होती है कि ऐसे हुआ था या ऐसे नहीं हुआ था। बिकॉज ऐसे मिसाल ले लेंगे, वो कहते हैं जी हम वो जो कुछ लोग हैं जो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ लोग उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, मशहूर हो बेशक बाद में बहुत ज्यादा हो गया हो, मगर जो स्टार्ट में उसको जनरेशन नहीं ट्रांसफर कर रही।
आप मुझे नहीं पता कि कुछ क्लियर हो गया इस हवाले से कि एस्टैब्लिश हिस्ट्री बिल्कुल देखें, तारीख मुंतकिल होती है। सही है जी। अब तारीख जो हम कहते हैं, तारीख स्टार्ट हुई है नफ्स से, जी यानी ये बॉडी सामने है मगर जब इसके अंदर नफ्स आया, तारीख तो उधर से शुरू हुई और आगे मुंतकिल हो रही है। जरिए दो हैं, एक एस्टैब्लिश हिस्ट्री है, एक इंडिविजुअल रिपोर्टिंग है। ठीक है जी। इंडिविजुअल रिपोर्टिंग के ऊपर गुफ्तगू होती है, ये ऐसे हुआ या ऐसे नहीं हुआ, ये उसने कहा ये उसने नहीं कहा, ये मकाम कौन सा था, ये था या ये था। मगर जो एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री है उसके ऊपर कोई सीन जिम नहीं होता, सबका इत्तेफाक होता है उसमें। क्यों कि एक पूरी जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को मुंतकिल किया होता है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को मुंतकिल कर रही है, वो जनरेशन अगली जनरेशन को मुंतकिल कर रही है, और 4 जनरेशन तो अभी एक जिंदगी में ही होती है। मैंने आपको बता दिया कि ऑलमोस्ट 24 इयर्स वन जनरेशन। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे आज से तकरीबन 1500 साल पहले, तो डॉक्टर साहब इस हिसाब से कितनी जनरेशन हो गई हमारी, अब कौन सी जनरेशन में है हम तकरीबन? खुरम साहब आप ज्यादा हिसाब में तेज है, बताएं। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बट 1500 साल हो गए और हर 100 में तकरीबन 4 जनरेशन आती है, तो 50-60 जनरेशन तो शायद हो ही गई। यस, अराउंड 50 जनरेशन। इस्माइली, उनके जो इमाम है वो गायब नहीं है। अच्छा, उनके इमाम हाजिर हैं। कौन है इस वक्त इमाम उनका? आगा खान, आगा करीम आगा खान, करीम आगा खान जी। वो अब 49th है मेरा ख्याल है अभी। अच्छा, ओके। इसका मतलब है तकरीबन 50 जनरेशन हो गई ना जी। तो जनाब हम ये कैरी कर रहे हैं, हम तक ये जनरेशन टू जनरेशन हिस्ट्री मुंतकिल हो रही है जी। और हम बात कर रहे हैं, ये जो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जस्ट टू बी श्योर कि हम नाज़रीन भी समझ रहे हो कि हम ये क्यों, मतलब हम भी बताना बेसिकली चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिश हिस्ट्री ही वो जरिया जिससे हमें खुदा का भी पहला बड़ा जरिया यही है। राइट, मैं जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट हम ऑडियंस को इसमें मैं जो आपको लेकर आऊंगा इस जगह के ऊपर, यहाँ भी हम कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी ये नहीं मानता तो ओनस द प्रूफ एक्चुअली लाई होना चाहिए उसके ऊपर, उसको साबित करना चाहिए ये ऐसे नहीं था। जो मानने वाला है वो तो एक एस्टैब्लिश हिस्ट्री को मान रहा है, उसको अगर कहेगा जी आप साबित करेंगे न्यूटन नाम का एक साइंसदान तकरीबन 350 साल इस दुनिया में मौजूद था, आप साबित नहीं हो, कहेगा जी आप साबित करें, हम तो एक एस्टैब्लिश हिस्ट्री के तौर के ऊपर इसको मान रहे हैं, आप साबित करें कि वो नहीं था। इसी किस्म का आर्गुमेंट आगे डेवलप करेंगे तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है वो भी इसी कैटेगरी से है एक्चुअली। सही है जी। का बिलीफ, यस जी। तो आगे जो मिसालें हैं, शेक्सपियर नाम का एक इंग्लिश प्ले राइट, पोएट, एक्टर तकरीबन 400 साल पहले इस दुनिया में मौजूद था, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम की एक शख्सियत। अब आप मुझे बताएं कि ये जो हमने शेक्सपियर के हवाले से बयान किया, आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो मुमकिन है कि 2 हो या 3 हो, वो कहते हैं शेक्सपियर नाम का कोई पता ही नहीं था। हाँ, मतलब ऐसे होते हैं लोग अभी होते हैं जो करंट। पहला तो होता ये है कि लोग उसको कहते हैं कि ये ऐसी बात कर रहे हैं जिसको सुनना भी नहीं, लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए, और फिर उसको ये कहेंगे भाई बात सुनो, अगर आप कहते हैं नहीं था तो फिर आप साबित करें वो नहीं था जी। आप हमसे क्यों कहते हैं कि हम साबित करेंगे वो था? भाई हम तो ये कहेंगे कि ये एस्टेब्लिश हिस्ट्री के तौर के ऊपर हमारे तक ये चीज पहुंची है, और ये देखें उसका ये लिटरेचर है जो उसने किया था वो, और वो देखें ये यहाँ था, रहता था, यहाँ पढ़ता, ये बातें नहीं, पर हम एस्टेब्लिश हिस्ट्री के तौर के ऊपर ये चीज मान रहे हैं, और एकेडमिक कंसेंसस है, एकेडमिक कंसेंसस। सही। अगर वो लेट्स से कि इस एक्सटेंट तक साबित कर दे कि वो नहीं था तो एकेडमिक कंसेंसस हो जाएगा वो नहीं था। जी ठीक है। मेरा मकसद कहने का ये है कि onus of the proof lies on him. He should prove that he was never there. इसी तरीके से वो जो लास्ट वाला है, आप डॉक्टर साहब आपकी कुछ मेरा ख्याल है कुछ तस्वीर नहीं सही आ रही, क्या वजह? थोड़ा सा सीधे हो जाए, फिर ये शर्ट आ जाती है। चले
कोई बात नहीं, ऐसे ही हो जाए ना, जरा वैसे ज्यादा तंग करती है चीज। जी जी। तो लास्ट वाला पढ़ें जी डॉक्टर साहब, क्या है ये तो लास्ट स्क्रीन में आ बुलेट रही क्या है। है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम की एक शख्सियत तकरीबन 1500 साल पहले अरब के इलाके हिजाज में पैदा हुई। तो ये एक स्टैब्लिश हिस्ट्री है, क्योंकि ये अगर कोई जानना चाहे, कोई पूछना चाहे वो कहाँ पैदा हुए थे, तो जाके देख भी सकता है कि यहाँ हुए थे, कहाँ वो रेज हुए, कहाँ वो हिजरत की, कहाँ वो खुतबा दिया करते थे, कहाँ वो मदफून हुए। एक एक चीज स्टैब्लिश हिस्ट्री में मौजूद है। जी, और जो सेक्युलर हिस्ट्री भी है ना, तो शायद आपको ये पता हुआ होगा कि वो कहते हैं कि ही इज द ओनली प्रॉफिट ऑफ हिस्ट्री। जी। ही इज द ओनली प्रॉफिट ऑफ हिस्ट्री बिकॉज एवरीथिंग अबाउट हिम इज एंकर्ड इन फैक्ट्स। हाँ, यानी बिल्कुल आप सही। जाएंगे कहेंगे ये जगह थी, ये शहर था, ये उनका मकान था, इस जगह पे हुए, इधर आके वो ये क्या करते थे, ये खाना काबा था जहाँ वो तकरीरें किया करते थे, सी यहाँ से वो माइग्रेट किए, ये मदीना है जहाँ वो गए हैं, ये मस्जिद है जो, एवरीथिंग अबाउट हिम इज एंकर्ड इन फैक्ट्स। वेयर एज दूसरे प्रॉफिट्स के बारे में सेक्युलर हिस्टोरियन ऐसे नहीं कहते। आप मतलब समझ रहे हैं ना बात? हिस्ट्री की हम बात करें स्पेसिफिकली, वरना स्क्रिप्चर से तो ज़ाहिर मिलते हैं, राइट। हाजी, सेक्युलर हिस्ट्री की हम प्योरली बात कर रहे हैं कि उनमें और नहीं मिलते, वरना ये आप मसला ये है कि ज्यादा लोग दुनिया में सेक्युलर हिस्ट्री को मानते हैं, आप उसको रिलीजियस हिस्ट्री हो गया जी, नहीं फिर आपका बिलीव है, ये आप रिलीजियस हिस्ट्री की बात कर। राइट राइट राइट। तो आपको इसहाक साहब कुछ क्लियर हुआ कि क्या फर्क है इंडिविजुअल रिपोर्टिंग में और एस्टेब्लिश हिस्ट्री में? इंडिविजुअल रिपोर्टिंग का मतलब ही इंडिविजुअल रिपोर्टिंग है, जी जी बिल्कुल ठीक एक है। जनरेशन कन्वे नहीं कर रही, सही है, इंडिविजुअल्स कन्वे कर रहे हैं। सही है जी, ये बिल्कुल क्लियर है इंडिविजुअल जी, 2 क्लियर है। 4 10 कन्वे कर रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे बात हुई थी, ऐसे उन्होंने कहा था, अकबर बादशाह दरबार में उसने एक ये फलाने फलानी जगह ये कहा था, अकबर बादशाह ने उनको जनाब ऐसे ऑर्डिनेंस पास किया था फलाना। सी फ्यू पीपल आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग, बाद में बेशक मशहूर हो गया, मगर जनरेशन दूसरी जनरेशन को कन्वे नहीं कर। सही है जी। तो ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि एस्टैब्लिश हिस्ट्री और इंडिविजुअल रिपोर्टिंग में क्या फर्क होता है, और हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल गॉड। तो अब हम अगली स्लाइड माजिद साहब से पूछे, उनको क्लियर हुआ ये कि क्या फर्क है? जी जी सर, मुझे समझ आ गया। जी बिल्कुल। यानी पहली बात कि तारीख शुरू हुई हजरत इंसान से, यानी हमारे मुताबिक जब इस बॉडी में नफ्स आ गया, अल्लाह ने डाल दिया, जिसकी आजमाइश होनी थी, वहां से हिस्ट्री स्टार्ट हुई। यानी हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम द मॉडर्न मैन, जिसको साइंस की जुबान में कहते हैं मॉडर्न मैन, होमो सेपियन सेपियन, यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। वो कहते हैं कि जी ये तकरीबन कोई 40,000 साल पहले, मेरे ख्याल में नॉट मोर देन 15,000 हिस्ट्री स्टार्ट हुई। हिस्ट्री आगे अगली जनरेशन को कन्वे हो रही है। कैसे कन्वे होगी? वो यही तरीका है कि एक नस्ल दूसरी नस्ल को बताएगी और वो फिर उसमें एकेडमिक कंसेंसस होगा, तो ये इस अमल में दूसरों तक बात जो है वो पहुंचती चली जाएगी। माजे साहब ये क्लियर हो गया वैसे? जी सर, समझ आ गया मुझे। जी समझ आ गई। अब मैं यहाँ जहां तक मैं आपको लेकर आना चाहता था कि बेसिकली ये जो है ना पर्सनल गॉड को साबित करना, इसकी नौयत भी यही से कैटेगरी है। अब हमने किसी और चीज को अभी तक डिस्कस नहीं किया, सिर्फ एक चीज, एस्टेब्लिश हिस्ट्री। एक फितरी तरीका है ना, तारीख तो मुंतकिल होनी है, तो ये तारीख कैसे मुंतकिल हुई? आप पढ़े जी, कैसे मुंतकिल हुई है ये तारीख? आप इसहाक साहब पढ़े हमारी नजर में। जी, हमारी नज़र में एक पर्सनल गॉड के वजूद को साबित करने का मामला भी इसी एस्टैब्लिश हिस्ट्री की कैटेगरी से मुतालिक होना चाहिए। नस्ल दर नस्ल ये इल्म हम तक पहुंचा है, जिसकी तस्दीक न सिर्फ कायनात में मौजूद आसार करते हैं, बल्कि हमारे अपने नफ्स यानी सेल्फ में मौजूद इन्नेट नॉलेज भी इसकी गवाही देता है।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर पहले इंसान भी थे और पहले पैगंबर भी। उन्होंने पर्सनल गॉड का तस्वुर और कायनात बनाने का मकसद अपनी औलाद को मुंतकिल किया, जिसकी तस्दीक खारिज में मौजूद आसार और उनका अपना अखलाकी वजूद कर रहा था। कुरान इसे आफाक और अनफुस की निशानियां करार देता है। फिर पर्सनल गॉड का ये तस्वुर नस्ल दर नस्ल इंसानों के अंदर फैला। यानी अब ये बात हम ये कर रहे हैं कि देखिए ये फितरी तरीका है, यानी फितरी तरीके से लोग इस चीज को मान रहे हैं। क्यों? ये जनरेशन टू जनरेशन उन तक पहुंचा है जी। अच्छा, हजरत आदम ऐसे नहीं थे कि हजरत आदम आए, अल्लाह ने उनको बना दिया और उसके बाद उन्होंने देखा कि अच्छा ये कॉस्मोस क्या है, इर्द गिर्द क्या है, दरख्त क्या है, पौधे क्या है, सितारे क्या, आसमान क्या, जमीन क्या, और फिर वो इससे नतीजा निकाला। ऐसे नहीं है, उनको कन्वे किया गया पहले। He was the first man and the first prophet too. He was conveyed by the angels. उनको कन्वे किया गया। ये नहीं है कि ये चीजें देख के इस नतीजे तक पहुंचे। जो बात के आसार हैं, जो बाहर के आसार हैं, या अंदर उनका अपना अखलाकी वजूद है, वो इसको ऑथेंटिकेट कर रहा है और इसका जरिया नहीं बना। उनको कन्वे किया गया। अल्लाह के फरिश्तों ने उनके साथ कलाम किया। प्रॉफिट जो थे, प्रॉफिट किसको कहते हैं? कहते हैं जिसके साथ अल्लाह किसी ना किसी तरीके से कलाम करता है। तो हजरत आदम के साथ बकायदा अल्लाह ताला ने कलाम किया अपने फरिश्तों के जरिए, और भी कोई जरिया हो सकता है। बहरहाल उन्होंने फिर अपनी औलाद को कन्वे किया। जी। उनकी औलाद, और कहते ही हैं कि उन्होंने बड़ी लंबी उम्र पाई। अगर आप बाइबल से कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक ही लिव्ड फॉर अबाउट 930 इयर्स। कितनी जनरेशन उनके सामने गुजरी है। तो कन्वे कर रहे थे ना, वो बाबा जी बैठे हुए कन्वे कर रहे थे। जी सही। सर ये जो इनेट वाली बात है, इसमें एक रिसर्च हुई थी जापान में, क्योंकि जापान और दूसरी जो कम्युनिटीज है वो थीस्ट कम्युनिटीज है ना, वहाँ खुदा का मतलब वो सारे के सारे एथिज्म को फॉलो करते हैं। तो वहाँ एक रिसर्च हुई थी, मुझे वो रिसर्च मैं शेयर भी करूंगा, लेकिन उसका ये था कि उन्होंने देखा था कि जो उनके बच्चे दूसरी या तीसरी क्लास में, जिन्हें अभी तक पता नहीं है कि मजहब क्या चीज़ है वो, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह से टेस्ट डिजाइन किया था जिससे प्रूव हुआ था कि उनके बच्चों में भी वो खुदा का, एक पर्सनल गॉड का एक तस्वुर मौजूद है, जिससे प्रूव होता है कि ये क्या कहते हैं इनेट एक एबिलिटी है और ये सोसाइटी से ट्रांसमिट नहीं होती। एक चीज तो ये होगी, लेकिन एक दूसरी चीज मुझे ये समझ नहीं आई कि हमारे पास क्या रेफरेंस है कि ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी पॉइंट पे ये स्टार्ट हो गया। नहीं, तारीख तो मुंतकिल होती है ना। पहले हमने इसलिए बहस की, वो तारीख हिस्ट्री मुंतकिल होती है अगली जनरेशन को। नहीं, ये पर्सनल गॉड का तस्वुर आपने कहा ना, हजरत आदम इसको गॉड से पहले अब आ जाए, तारीख मुंतकिल होती है ना। जी वो तो होती है जी। अब हम तो बात कर रहे हैं ना, ये जो मजहबी कॉन्सेप्ट है। अगर आप गैर मजहबी कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे तो वो तो कहेंगे जो हजरत आदम थे ही नहीं। उसके ऊपर हम गुफ्तगू नहीं कर रहे। हम फिलहाल उस मजहबी कॉन्सेप्ट के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो हम बाद में करेंगे। हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सामने होंगी, मसलन बाइबल है, मसलन कुरान है, हम इसकी स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी, और फिर हम उससे कुछ सवालात रेज करेंगे, और फिर हम उनको कहेंगे जो नहीं मानते, वो कहते हैं चले हमारे सामने तो नहीं हुआ ये। अल्लाह ताला आप कहते हैं अल्लाह को हमने देखा तो नहीं है। आप फिलहाल आप एक फितरी चीज है ना उसको समझे। अब ये मजहबी तरीका हम आपको बयान कर रहे हैं कि तारीख मुंतकिल होती है। जवाब है हाँ, मुंतकिल होती है। अगर ये तारीख थी कि हजरत आदम थे, तो कैसे मुंतकिल हुई है फिर आगे? उसी तरीके से। देखिए, एक चीज डिफरेंशिएट कर लें। एक तो ये है कि ये मजहबी मुकदमा है कि हजरत आदम थे, मगर तारीख मुंतकिल होती है, ये मजहबी है या नहीं है? ये मजहबी नहीं है, ये मजहबी नैरेटिव नहीं है। ये मजहबी नैरेटिव नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, इसको क्लियर कर लें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का होना पहले इंसान के तौर पे ये मजहबी मुकदमा है, और ये कोई सेकुलर नहीं है।
मगर क्योंकि तारीख मुंतकिल होती है, ये फितरती बात है, और ये हम सब मानते हैं, तो हमारा भी मुकदमा यही है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मजहबी मुकदमा कि खुद जो है वो उन्होंने कहीं वो खुद से वो एम्पिरिकल एविडेंस नहीं से के थ्रू वो पहुंचे हैं, वो पहुंचे, उनको बताया गया था, और फिर वो उससे फिर उनकी नस्ल दर नस्ल ये तारीख मुंतकिल हुई कि खुदा मौजूद है और उसने इस कायनात को बनाया। यानी ये तो मजहबी नैरेटिव आ गया ना, पहले हमने मिसाल दी, अब शेक्सपियर था या नहीं था, इसमें क्या मजहबी आता है? बिल्कुल बिल्कुल। जो वो अपना रोमन और पर्शियन एम्पायर थी या ग्रीक एम्पायर थी, इसमें कौन सा मजहबी नैरेटिव है? बिल्कुल। तो ये तो हम बता रहे हैं कि तारीख मुंतकिल होती है, आप भी मुंतकिल कर रहे हैं तारीख, आप इस वक्त मुंतकिल कर रहे हैं तारीख, अपने बच्चों को कर रहे हैं। आप देखें थे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 65 की वॉर का सिर्फ सुना, देखी तो नहीं उन्होंने, हमने देखी हुई है जी, तो हम बताते नहीं है बच्चों को जी। क्यों जी डॉक्टर साहब, आप बड़े मायूस होकर बैठे हुए हैं, बताते हैं कि नहीं बताते हैं? नहीं बिल्कुल, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, बताता हूँ। लाइट कम है इसलिए लग रहा है। 65 की वॉर जो थी जी, वो बकायदा हुई, क्या हुआ, कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, क्या हुआ, क्या सिलसिला था, लोगों का जोश जज्बा कैसा था, आप बताते हैं ना? जी बिल्कुल। तो वो जिसको बता रहे हैं वो तो नहीं था वहां। तो वो अगर उससे कोई पूछेगा वो कहेगा मेरे अब्बा जी ने बताया अभी मुझे। और उसके बाद वो पढ़ भी रहा है अपने किताबों में, लिटरेचर में पढ़ रहा है, तो वो एकेडमिक कंसेंसस है उसमें कि यार वो 65 की वॉर हुई थी, कौन से कंट्रीज के दरमियान हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान। कितना अरसा जा रही थी कंसेंसस है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि फलाने महाज पे ऐसे हुआ था कि नहीं हुआ, कि इंडिविजुअल रिपोर्टिंग है। बिल्कुल ठीक। और फिर ये जनाब जाके ताशकंद में गए थे, उधर एक फायदा हो गया, इन्होंने खत्म कर ली, सीज फायर हो गया। सो मकसद मेरा कहने का ये है कि यू स्टिल कन्वे टू योर नेक्स्ट जनरेशन नाउ, इवन नाउ। यस। तो वो भी जो माजे साहब हम कह ये रहे थे कि तारीख, अब इसमें मजहबी तारीख की बात ना करें, तारीख मुंतकिल होती है कि नहीं होती? ठीक होती है। तो उसके दो ही जरिए होते हैं, उसमें मजहबी नैरेटिव की बात नहीं कर रहे हम, वैसे ही कह रहे हैं कि भी रोमन अंपायर थी, इसमें कौन सी मजहबी नैरेटिव? साइरस द ग्रेट जो था उसने वो पर्शियन अंपायर बनाई, वो तकरीबन 300-350 साल तक एग्जिस्ट की, इसमें मजहबी नैरेटिव नहीं है। अब जब इधर आ रहे हैं तो हम अब मजहबी नैरेटिव की बात कर रहे थे कि हजरत आदम जब कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मजहबी नैरेटिव आ गया इसमें। हम कह रहे हैं कि ये भी चीज जो है ना उसी कैटेगरी में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हजरत आदम थे तो उन्होंने आगे तारीख मुंतकिल की होगी ना अपने बच्चों को। बिल्कुल। तो फिर जो लोग आगे जनरेशन में मान रहे हैं, जो मान रहे हैं, वो तो एक एस्टेब्लिश हिस्ट्री को मान रहे हैं, यानी तारीख या लेट से के पर्सनल गॉड तक पहुंचने का एक ये फितरी समझो जरिया है। जी। आप देखें अगर तो आप कुछ ऐसे आदमी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं 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 वो आपको गलत फहमी है, कौन सा हजरत आदम था ही कोई नहीं। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे अगले से अगले प्रोग्राम। सही है जी। सही। तो हमने जो हमारा प्रोग्राम था एपिसोड नंबर 3 और 4, उसमें भी ये डिस्कस किया था पर्सनल गॉड का कुरान मजीद के हवाले से सिफाती तस्वुर, और उसमें हमने बयान किया था कि हमारे नज़दीक खुदा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, शेंगडी, यहवे, जिस नाम से भी उसको पुकारा जाए, एक ऐसी हस्ती है जिसमें कोई बुरी सिफ्त नहीं, कोई खामी कमजोरी नहीं, और हर अच्छी सिफ्त टू दी परफेक्शन मौजूद है। हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इंसान के अंदर मौजूद रीजनिंग एबिलिटी। अब ये जो है ना ये दूसरा फितरी जरिया जी, पर्सनल गॉड तक पहुंचने के। जी, जी जी। इंसान के अंदर मौजूद रीजनिंग एबिलिटी इंसान की असल गैर मादी शख्सियत में रीजनिंग एबिलिटी है।
नाज़रीन, हम गैर मादी शख्सियत जिसे कुरान मजीद नफ्स से ताबीर करता है, हम अपनी पिछली एपिसोड्स में उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। तो अब हम इस स्लाइड के अंदर ये बयान कर रहे हैं कि इंसान की असल गैर मादी शख्सियत में रीजनिंग एबिलिटी है। चुनाचे जो चीज़ें उसके हवास में आती हैं वो यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि इन्फर करके उनके पीछे अनसीन तक पहुंचता है। साइंस की सारी तरक्की इसी उसूल पर हुई है। मिसाल के तौर पर बिजली, ग्रेविटी, ब्लैक होल्स, खुद कायनात का 13.8 बिलियन साल पहले वजूद में आना देखा किसी ने नहीं था, बल्कि इंसान अकली तौर पर इस्तेमाल करके यहां तक पहुंचा है। यही इंसान यानी स्पिरिचुअल बीइंग की असल खुसूसियत है, वगरना हवास में तो जानवर और परिंदे हमसे आगे हैं। यानी अगर हम सिर्फ एम्पिरिकल एविडेंस की बात करें, भाई वो एम्पिरिकल उसमें जो सेंसेस है उसमें परिंदे और जो जानवर हमसे बहुत आगे हैं। जी। चीता 70 मील फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, हम भाग सकते हैं? नो, नहीं। बिल्ली रात को देख सकती है, हम देख सकते हैं? नहीं। कुत्ता एक दफा सूंघ लेता है तो वो बरसों नहीं भूलता, स्मेल नहीं भूलता, वो स्मेल से पहचान जाता है। जी जी। हमारे अंदर ये एबिलिटी है? नहीं है जी। वो काब जो है, ईगल, वो जो अपने शिकार के ऊपर झपटता है ना ऊपर से, वो तकरीबन 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नीचे आता है। उसका शिकार इधर उधर हो नहीं सकता जिसको शिकार करना है उसको। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे सेंसेस हैं, इसमें तो जानवर हमसे आगे हैं। जी जी। तो क्या चीज है जो कि वो इंसान नफ्स या स्पिरिचुअल बीइंग में है खास? वो है उसकी रीजनिंग एबिलिटी। वो सीन से अनसीन तक पहुंचता है। अब ये देखें मिसाल जो ये नंबर 2 पे दी है, मसलन बिजली देखी है किसी ने? नहीं। नजर तो नहीं आती, नहीं। उसका तो नतीजा नजर आता है। हम्म। बिजली नजर नहीं आती। जी। यानी अगर तार हो बिजली की और वो आपने बस स्विच बंद किया हो तो आपको क्या नजर आएगा? उसमें वैसे ही तार है। बल्ब जलता है तो आपको पता चलता है कि हाँ ये कोई चीज है, यानी इसकी ये एक्चुअली उसका कंक्लूजन है। तो बिजली बिजली तो नजर नहीं आती, ग्रेविटी आती है नजर? मानते तो देखें सारे ही हैं। अगर उनको पूछे कि भी ग्रेविटी आपको नजर आई थी, वो कहेगा नहीं, ये हमने रीजनिंग करके, हमने इन्फर करके भी यहाँ तक पहुंचे हैं, और अब इसके बुनियाद के ऊपर पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने इजाद कर ली। आपकी सारी डेवलपमेंट, सारे के सारे आप रॉकेट्स बना रहे हैं, चल रहे हैं इसी बुनियाद पे। जी। ब्लैक होल्स जैसे ये मिसाल दी गई है, कहते हैं इसको ब्लैक होल है, देखा किसी ने नहीं। और देख बाय डेफिनेशन नहीं देखा जा सकता, और बाय डेफिनेशन ही ब्लैक है वो। ये इसकी डेफिनेशन ही यही है कि लाइट जाके वापस आ ही नहीं सकती है, तो जब जो चीज लाइट ना आए आप देख ही नहीं सकते, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसकी डेफिनेशन, और इसको कब इसके बारे में बातचीत की थी, कोई आज से 25-30 साल से ज्यादा बल्कि, और वो अब जाके पिछले साल में उनको वो जो चीज जिसको वो समझते थे कि ऐसी होनी चाहिए, वो की एविडेंस नजर आई, कोई पिछले साल की बात है ये। तो अभी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें हम इन्फर कर रहे होते हैं। किसी ने सूरज को, वो कभी जमीन को घूमते सूरज की तरफ देखा? हमेशा हमने ये देखा होता है सूरज घूम रहा है, मगर हम मानते हैं कि हमारी अर्थ है जो कि घूम रही है, और इस पे कोई वो भी नहीं कर रहे होते। तो हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें वो वाकई इस कायनात में हो रही हैं, और हम इन्फर करके पहुंचते हैं, और हम जानते हैं कि हमारी आंख उसका वो नहीं कर सकती, और हम मान रहे होते हैं। इसका मतलब इसको सम अप कर सकते हैं कि इल्म का सफर ही हमें बताता है कि नामालूम भी उतनी बड़ी ही हकीकत है जितना कि मालूम। बिल्कुल। देखिए, हमने पहले एक जिक्र किया जो फितरी जरिया है पर्सनल गॉड तक पहुंचने का, वो हमने कहा कि वो एस्टेब्लिश हिस्ट्री जी। दूसरा ये बात कर रहे हैं, मेरे पास मोबाइल पकड़ा हुआ है, मुझे कोई बावर करा देगा या खुद से बना? नहीं करा सकता है कोई? नहीं करा सकता। उसकी वजह ये है कि मेरे सामने है, ये मेरे हवास में आ रहा है, इसके कुछ फंक्शंस हैं जो मैं करता हूँ, ये मेरे सामने, हर चीज मेरे सामने हो रही है। देखा तो मैंने नहीं किसी को इसे बनाते, मगर मैं कहूंगा किसी ना एक ने, किसी बहुत सारों ने मिलके बनाया, ये बिल्कुल बना हुआ है, बिकॉज बना हुआ लगता है।
ये देखें, ये इसका बेसिक मटेरियल क्या है? सिलिकॉन है। क्यों जी? अपना खुरम साहब आपको ज्यादा पता होता है, जिससे मोबाइल बना हुआ है। ऐसे ही होगा ना, सिलिकॉन होगा, कोई उसमें और कोई मेटल होगा, मेटल्स वगैरह होंगे बहुत सारे। तो अगर वो सिलिकॉन का ढेर हो और मेटल का ढेर हो तो फिर मैं इस नतीजे पे भी पहुंचता। अगर मैं कहूंगा यार ये सिलिकॉन मेटल का ढेर नहीं है, ये उससे बना हुआ है, बना हुआ है, जैसे ही मैं कहूंगा बना हुआ है, साथ ही एक चीज आएगी कि इसको बनाने वाला है। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये फितरी जरिया। दूसरा जी, आगे आ जाइए। साइंस पूरी खड़ी हुई है, इसी पे साइंस पूरी खड़ी हुई है। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल गॉड को। अब हम एक और जरिए से पर्सनल गॉड तक पहुंचने की बात करते हैं, वो है इंसान का अखलाकी वजूद। यानी इंसान का अखलाकी वजूद पर्सनल गॉड तक पहुंचने का मौसर तरीन जरिया है। एक पर्सनल गॉड यानी माइंड तक पहुंचने का मौसर तरीन जरिया इंसान का अखलाकी वजूद है। बाकी तमाम जरिए इस नतीजे ही की तायीद व तस्कीर करते हैं। जिंदगी में जब कभी भी इंसान शऊरी सतह पर इन अक़दार यानी सच्चाई, दयानत, अमानत, अहद, जिनकी असास इंसान के अंदर मौजूद सिफ़त अदल है कि वजूद को अज़ली और विजदानी मान लेता है, तो गोया इस नतीजे तक पहुँच जाता है कि ज़िंदगी के हर गोशे में इन अक़दार का पाबंद रहने वाले और इन्हें किसी सूरत में नज़रअंदाज किए रखने वाले का अंजाम यकसा नहीं होना चाहिए, वगरना इनके विजदानी होने की कोई भी तौजी मुमकिन नहीं। अब साहब इस पे भी गुफ्तगू हो रही है कि इसके हवाले से हो रही है, जो कहेंगे इननेट है जी, जो कहते हैं इननेट नहीं है, ये ग्रेजुअली डेवलप, उनके साथ तो फिलहाल बात ही नहीं कर रहे जी। जो इनको मानते हैं कि ये इननेट है, मौजूद है, सारे ही मानते हैं मौजूद है, ये मौजूद है, ये इक़दार, ये असूल, ये मौजूद है, ये वैल्यूज मौजूद है। मगर जो लोग अल्लाह ताला के वजूद के ऊपर यकीन ऐसे नहीं रखते, वो कहते हैं इननेट नहीं है ये ग्रेजुअली डेवलप हुए। देखें, वजूद को मान लेंगे है तो सही, मगर ये ग्रेजुअली डेवलप हुए हैं। जो उनमें से ये कहता है नहीं है इननेट है, गुफ्तगू उनके साथ हो रही है। अगर ये इननेट है, अगर सच्चाई, दयानत, अमानत, अहद इननेट है, तो इसका लाजमी नतीजा क्या है? कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो फिर वो सारे एक यूनिफॉर्म अकाउंटेबिलिटी। भाई जो इसके ऊपर चलता है, इनको मान के मौजूद है, इसके ऊपर अमल करता है वो, और जो इनके ऊपर अमल नहीं करता, इनका अंजाम यकसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सीधी सी बात है, ये नतीजा निकलता है उससे। जो ये कहता है कि ये इननेट है ही नहीं, उनके ऊपर, उनके साथ तो गुफ्तगू हमने इसके बाद एक और प्रोग्राम होगा, फिर करेंगे गुफ्तगू, मगर फिलहाल उनसे बात हो रही है कि ये फितरी तरीके हैं। मतलब जिसने अगर किसी हस्ती ने फिट करके भेजा है ट्रेनिंग देके, तो उसने कोई किसी मकसद के तहत भेजा है। फिर इननेट होना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई इसके ऊपर अमल करने वाला और ना अमल करने वाले का अंजाम एक ही है, तो फिर इननेट तो नहीं होना चाहिए था ये। बिल्कुल ठीक। फिर आप अकाउंटेबिलिटी तक पहुंचेंगे ही नहीं। जैसे ही आप अकाउंटेबिलिटी तक पहुंचेंगे तो फिर लाजिम हो जाएगा कि अकाउंटेबिलिटी करने वाली कोई हस्ती होनी चाहिए। तो ऊपर हमने लिखा हुआ है ना कि एक साहबे सिफात हस्ती, एक माइंड, एक पर्सनल गॉड तक पहुंचने का मौसर तरीन जरिया इंसान का इखलाकी वजूद है। और देखें आगे क्या लिखा है, बाकी तमाम जरिए इसी नतीजे ही की तायीद व तस्कीर करते हैं। एस्टेब्लिश हिस्ट्री भी इसकी तस्कीर करेगी, इसी नतीजे तक पहुंचाएगी। रीजनिंग एबिलिटी भी यहाँ पहुंचाएगी। बिल्कुल ठीक। आपको मजीद डिस्कशन इस पे है अपने साथ साथ? जी, एस्टैब्लिश हिस्ट्री आपने कहा यहाँ तक पहुंचाएगी, तो कैसे पहुंचाएगी? वो इसकी हक में हम ये दलील देंगे कि आप बताएं कौन सी ईरा था हिस्ट्री में जब ये चीजें मौजूद नहीं थी, यही क्या आप? नहीं, हम ये कहते हैं कि एक जो साहबे सिफात हस्ती, जिसको पर्सनल गॉड कह रहे हैं, हमने कहा ना एक एस्टेब्लिश हिस्ट्री से हम जब मान गए आप कि भाई एक
पहला जो पहले इंसान थे, पहले प्रॉफिट थे, और उन्होंने आगे बताया आगे बताया आगे बताया, हम तक पहुंचे। ये मान रहे हैं ना आप? ये वो मान रहे हैं जो हजरत आदम को मान रहे हैं। नहीं सर, मेरा शायद आप सवाल नहीं समझे। मैंने ये इनेट होने के हवाले से बात की थी इन चीजों की। एस्टैब्लिश हिस्ट्री भी हमें यहाँ तक पहुंचाएगी कि ये नेट है ये चीजें। नहीं 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 नहीं, एस्टैब्लिश हिस्ट्री यहाँ तक नहीं पहुंचाएगी। ये अलग अलग चीजें हैं। एस्टैब्लिश हिस्ट्री में तो मसला ही नहीं है ना कि ये मजहबी नैरेटिव है या नहीं है, वो तो ट्रांसफर होती है। नहीं, वो आपने इसके एक दलील बहुत अच्छी दी थी, मुझे याद है। आपने कहा था कि फिर जो ये कहते हैं कि एक्वायर हुआ है ये चीजें आगे इंसान ने की है, तो फिर वो बताए कि हिस्ट्री के कौन से ईरा में ये चीजें नहीं थी, या वो एक अलग से सब्जेक्ट है। जी, जी, जी बिल्कुल। यानी वो तो फिर आप ये कह रहे हैं, आप उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं जो ये कहेगा कि ये इन्नेट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। फिर आप उनसे सवाल करेंगे कि आप बताएं कि वो कौन से इराज थे, वो कौन से इलाके थे जहां ये पार्शियली डेवलप हुई। बिल्कुल ये वो सवाल है। और फिर इनमें तगय्युर क्यों नहीं आया? मतलब अगर वो एक डेवलप हुई और या हम ये कह रहे हैं कि अब जाके क्या कहते हैं वो हो गई है, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर उसमें अगले चंद सालों में फिर तगय्युर आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। ये एक अलग डिस्कशन है जो हमें करना चाहिए बात। जी, और इसमें अभी हमने जैसे ये इंसान के अखलाकी वजूद के हवाले से बात की है, तो इसकी शऊरी एक्सरसाइज जो है वो हमें एहतिसाब और जवाबदेही तक ले जाती है। यानी ये तकाजा भी इंसान के लिए अजनबी नहीं, बल्कि उसका इजमाली तस्वुर उसके अंदर विजदानी तौर पर मौजूद है। यानी ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं कि जिस नतीजे तक वो पहुंचाती है, क्या वो कोई फॉरेन चीज है? अकाउंटेबिलिटी हमारे अंदर नहीं है, हम नहीं मानते, हम नहीं जानते कि अकाउंटेबिलिटी क्या है। जी, आप दिन रात कहते रहते हैं, ये साइंसदानों को, अपना साइंस कहता हूँ, सियासतदानों को, कि अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी होती तो ये बंदे से पुत्र बन जाते। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहा जा सकता है अकाउंटेबिलिटी जानते हैं, ये तस्वर है, ये कॉन्सेप्ट है, हमारे अंदर है। जी, और ये फिर ये जो किसी ने नहीं बताया हमें। जी जी, फिर जवाबदेही का ये तकाजा, जवाबदेही जाहिर है कि ये तकाजा जब पैदा होता है तो ये लाजिम करती है कि जवाबदेही करने वाली हस्ती भी होनी चाहिए। और हस्ती जब आप भी कहते हैं कि जवाबदेही होगी जी, तो लाजिम क्या हो गया? किसने करनी है? जी, यानी कोई ये हस्ती होगी तो करेगी, साइंस तो नहीं कर सकती। जी जी, और फिर उस हस्ती की जो सिफात है, यानी उसमें वो सिफ्त अदल के साथ साथ दीगर सिफात भी उसके अंदर होनी चाहिए, मसलन इल्म, कुदरत भी बैक वक्त उसमें मौजूद हो, ताकि वो परफेक्ट जस्टिस, यानी जिसको अदल कामिल हम कहते हैं, अगर वो नहीं है, उनके उसके अंदर सिफात नहीं है, तो फिर वो परफेक्ट जस्टिस तो नहीं हो सकता। जी जी। और फिर ये जो दुनिया में लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के वजूद का ज़बानी इकरार तो किसी न किसी सूरत में कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो नबी और रसूल आते हैं दुनिया में तो वो खुदा के मौजूद होने का ऐलान नहीं करते, बल्कि खुदा ही के इलाह होने की मुनादी करते हैं। वो ये बताते हैं, यानी वो ज्यादातर लोग, एक आध हो सकता है, आजकल वो ज्यादा है, पिछले जमानों में कम थे, कि जो जुबान से कहते थे कि खुदा नहीं है। इकरार वो किसी न किसी सूरत में कर रहे होते थे, जी जी, मगर उसको एक इलाह नहीं मान रहे होते। तो नबी रसूल आके क्या करते हैं? वो आके ये बताते हैं कि उसके अलावा इलाह कोई नहीं है, यानी कोई उसके अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो किसी की बिगड़ी बना सकती है या बनी बिगाड़ सकती है। जी, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे एक तो ये आपने बताया, और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनसे पूछें, जब पूछेंगे कि किसने बनाया सारा कुछ, हर चीज, तो ये यही कहेंगे अल्लाह। ठीक है, अच्छा, ये इससे साबित होता है कि वो अल्लाह। लेकिन कहीं बहुत सारी जगहों पे कुरान पाक में ये फरमाया गया है कि जब ये आपको कहते हैं कि जब हम हड्डियां और क्या ना मिट्टी हो जाएंगे, तो ये हमें ये वादा दे रहे हैं कि हम फिर से उठाए जाएंगे। तो नहीं नहीं, बहुत दूर की बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि कई मुकामात पे चीज आई, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग मौजूद थे उस वक्त और अभी भी होंगे कि जो खुदा को तो मान रहे थे, लेकिन क्या दोबारा रेजरेक्शन का इनकार कर देते थे? जी जी, आखिरत को नहीं मानते। ये
क्या वजह होती थी? अभी भी ऐसे ही है, खुदा को मान अभी भी लिया, बहुत सारी सारे चीजें आपको हो मिल गई, जाएंगे जो हकीकतन आखिरत को नहीं मानते। मतलब यानी वो अगर कुदरत जबानी की वजह तौर से पे वो कहता है आखिरत कि को खुदा बना। मानते हैं तो अमली तौर के ऊपर एक शफाअत का तस्वुर को ले आते हैं और उसके इनकार कर नहीं देते हैं। चले, वो तो चले उस तरफ हो गया ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा खुदा को माने और ये कहे कि हाँ हमें किसी ने बनाया, खुदा है, वो है भी मौजूद, लेकिन हाँ वो दोबारा हम रेजरेक्ट नहीं होंगे, तो क्या वो उसकी कुदरत पर बादी नजर में इसको उंगली उठा एक रहा है ना फिर तो। कैटेगरी है, इसको डीएस्ट कहते हैं। अच्छा अच्छा, यानी ठीक। बहुत से लोग हैं डीएस्ट कहते हैं इन्हें, उनकी वजह खुदा क्या को होती मान है? रहे होते हैं हम्म, मगर वो कहते हैं कि भी ये दोबारा रिजरेक्शन नहीं है। वजह उनके नजदीक क्या होती है इसकी लॉजिक? लॉजिक कोई नहीं है। हम्म, अब देखें ना, आपको कैसे पता चला है? हम्म, अगर देखें ना, इसमें आप बहस कर लें कि अगर उन्होंने ये कहा कि उनको कहें कि अच्छा ये इन्नेट है, हम्म, यही जो वैल्यूज हैं, आप देखेंगे इसमें आपको मुख्तलिफ लोग मिल जाएंगे, कुछ कहेंगे हैं, कुछ कहेंगे नहीं है, कुछ इधर ही कहेंगे, कुछ उधर बात करेंगे। वो इस चीज के ऊपर अभी तक वो यानी अपने ख्यालात को मुश्तमिल नहीं कर सके कि भी है, इसकी लाजमी है यानी जरूरत। फिर तो इसके मेरा ऊपर अमल करने वाला और ना अमल करने वाला बराबर कैसे हो सकता है अगर ये इन्नेट है? हम्म, तो फिर वो मेरा तो कहेंगे ये कि हम ये मानते हैं, वो कहेंगे जो डीएस की बात हो रही है ना, वो ये कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि ये खुद से नहीं बनी हुई, जो कुछ बना हुआ इसको बनाने वाला होना चाहिए, कुछ ना कोई होना चाहिए। हम्म, और उनको कहें जी मकसद मकसद नहीं, मकसद यही है, बस बना दिया। अच्छा अच्छा, जो अच्छे बंदे होंगे, जो उसकी बाद वाली जनरेशन उसको अच्छे नाम से याद करेंगी, जो बुरे हैं बुरे नाम से याद करेंगे। दिस वाज द पर्पस। हम्म, बल्कि हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं इन्नेट वैल्यूज को, तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि खुदा का महज ज़बानी इकरार कर लेने या उसे महज खालिक तस्लीम कर लेने की कोई वक़्त नहीं, उसे जवाबदेही के एहसास के साथ मानना ही हकीकत में मानना है। उसकी वजह यह है कि ये वैल्यूज अगर हमारे अंदर हैं और इनका कोई लाजमन फिर नतीजा निकलना चाहिए, तो ये वो जवाबदेही का एक पूरा अदरवाइज अगर कोई कॉन्सेप्ट। बंदा मानता है, उससे खुदा को क्या फर्क पड़ता है? अगर जी आखिरत जी मानता ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी मानता ही नहीं है, जी जी। हम्म, और उससे फिर तो ऐसा नहीं ही और शख्स, बहुत। जी जी, तो ऐसा ही शख्स जो है वो मौजूदा जिंदगी में भी अपने मुस्तकबिल का इदराक रखता होगा और फिर उसके लिए वो पूरी तरह से शौरी मनसूबाबंदी करता नजर आएगा। तो नाजरीन, हमने इन 3 हिस्सों में इसको डिस्कस किया, इस्टेब्लिश हिस्ट्री, और फिर इंसान की जो रीजनिंग एबिलिटी है, और तीसरी चीज कि इंसान का अखलाकी वजूद। तो अब हम अगली स्लाइड को देखते हैं कि ये जो इंसान की यूनिवर्सल, इंसान के अंदर पाई जाने वाली यूनिवर्सल अखलाकियात, जिनको हम इन्नेट वैल्यूज कह रहे हैं, इनको मानने के नतीजे में जो नताइज हमारे सामने आते हैं, हम उनको एक नज़र देखते हैं और इस पर मुख्तसर सी फर्दर गुफ्तगू करते हैं। यूनिवर्सल अखलाकियात को इन्नेट मानने के नताइज: खुदा यानी एक साहिब शऊर हस्ती, एक माइंड यानी पर्सनल गॉड, और आखिरत तक पहुंचने के लिए नंबर 1, इंसान को किसी मजहबी निस्बत की एहतियाज नहीं। मतलब क्या जी इसका? डॉक्टर साहब क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये, मैं थोड़ा सा इसको और भी रिफ्रेश करना चाहूंगा कि मिनिमम लफ्ज होना चाहिए कि मिनिमली एहतियाज नहीं है। वैसे तो खैर ज़ाहिर है एहतियाज थी तो भेजा गया है सारा कुछ फर्दर गाइडेंस के लिए, लेकिन आपके पॉइंट से ये कि मिनिमली यहाँ इस नतीजे तक पहुंचने के लिए वाकई एहतियाज नहीं है कि कोई हमारा क्रिएटर है और ये चीज़ें वैल्यूज जो हमारे अंदर आई हैं ये इन्नेट हैं, ये हमने नहीं एक्वायर की, तो इसका कोई होना चाहिए इसका। नहीं, आपको ये नहीं पूछा गया, आपको ये पूछा गया है कि आप इस चीज से मुत्तफिक हैं कि अगर जी बिल्कुल। इन्नेट जी मानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इंसान के हवाले से कह रहे हैं, आप मुसलमान के हवाले से नहीं कह रहे। जी, नहीं मुसलमान के वाले से भी बात नहीं कर रहा, वैसे भी ये नहीं कि मेरे ख्याल में ओवरऑल इंसान को किसी मजहबी निस्बत की एहतियाज है या नहीं है? नहीं इस खुदा वाले से को तो नहीं मानने है। के लिए, जी, खुदा नहीं को नहीं हाँ मानने जी। नहीं 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 है। अगर ये नैरेटिव जो लेके हम चले हुए हैं, देखें ना, अब नैरेटिव वही हम लेके चले हुए। अगर हमने इन्नेट मान लिया, हम्म, इसका मतलब क्या है?
कि इननेट तो भाई उसमें भी होगा जो कि क्रिश्चियन है, जो कि जू है, जो कि कोई कुछ और चीज मानता है, जो कि कहीं और बसता है, जंगलों में बसता है। होना चाहिए इंसान, उसके लिए इंसान होना जरूरी है। उसके लिए ये पर्टिकुलर के ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, ऐसे नहीं। इंसान को किसी मजहबी निस्बत की एहतियाज नहीं का मतलब ये है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल यानी इंसान के पास जो है, जो ये इनेट वैल्यूज मौजूद है, वो अगर देखें इसमें असल चीज क्या, ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर वो इनेट मान रहा है, जी जी, नहीं तो वो इनकार करे कि इनेट नहीं। फिर हम उसको पूछेंगे कि अच्छा जी आप लाएं सबूत कि कौन से अरस थे, कौन सी जगह थी, कब का वाकया है ये कि जब ये पार्शियली डेवलप थी, ये पूरी डेवलप नहीं थी। मैंने आपको बता दिया ना कि मौजूद होने को सारे ही मानते हैं, मौजूद होने का कोई इनकार नहीं करता कि इंसान के अंदर है, मगर वो कहते हैं कि ये ग्रेजुअली डेवलप हुई। अगर ग्रेजुअली डेवलप हुई है तो फिर ये नतीजे नहीं निकलते जो सामने। बिल्कुल ठीक है जी। इसका दूसरा नतीजा, इंसान को किसी इल्हामी किताब की भी एहतियाज नहीं। यानी आपने आमतौर पर सुना होगा कि लोग कहते हैं अच्छा जी जिनके पास कुरान है नहीं तो वो तो जनाब ये अगर ना माने तो क्या फर्क पड़ता है, उनके पास तो कुरान ही नहीं है। वो समझते हैं कुरान आया, हमने उसके अंदर पढ़ा तो तब हम मानते हैं। ऐसे नहीं है। बिल्कुल ठीक, पॉइंट क्लियर। बिल्कुल सही। क्यों जी अपना माजे सब पॉइंट हो गया क्लियर। प्रोवाइडेड कि वो इननेट है, वो देखें आप यहाँ से स्टार्ट करें। आप फिलहाल हम कह रहे हैं कि इननेट मानने के नतीजे है ये। भाई एक नैरेटिव ये भी तो हो सकता है ना, जैसे है भी लोगों का कि इननेट है ही नहीं, उनसे फिर गुफ्तगू इस हवाले से नहीं होगी। तीसरा इसका नतीजा ये है जी कि इंसान का खवास में से होना भी जरूरी नहीं, क्योंकि अखलाकी अक़दार अवाम में भी उसी तरह मौजूद यानी इन्नेट है जैसे खवास में। इससे मुराद ये तीसरे का मतलब है कि लोग अगर कहें जी आप तो बड़ी फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, ये कुछ ही लोग हैं जो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमने कहा जी हम बातों की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं। वैल्यूज तो जैसे खवास में है, अवाम में भी है। बिल्कुल, यानी ये हर शख्स के अंदर, हर आम और खास के अंदर ये वैल्यूज मौजूद है। और इसी बुनियाद पे लोग जो हैं एक दूसरे के साथ मामलात कर रहे होते हैं। एक आम शख्स भी आपको दुनिया में ऐसा नजर नहीं आएगा जो किसी से मिलने जा रहा हो और ये दुआ करता जा रहा हो कि मेरे साथ धोखा हो, बल्कि वो अपने साथ हमेशा अच्छा ही चाहेगा। यानी वो चाहेगा कि उसके साथ कभी धोखा ना हो या उसे किसी तरह से भी कम तोल के ना दिया जाए। यानी यही वो अखलाकी अक़दार हैं जो तमाम इंसानों में है, चाहे वो खवास में से हैं चाहे अवाम में से, सब ये रखते हैं। और इनका मौजूद होना इंसान को उस खुदा तक, जिसको हम पर्सनल गॉड कहते हैं, माइंड कहते हैं, और आखिरत तक पहुंचा देता है। बिल्कुल जी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से नवा एपिसोड था, जिसपे हमने एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल गॉड के हवाले से कुछ गुफ्तगू की। अगले एपिसोड में हम हाशमी साहब के ज़ाती सफ़र के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिसपे वाज़े होगा कि उन्होंने एग्नोस्टिसिज्म से खुदा की दरियाफ्त तक का सफ़र कैसे तय किया, कौन कौन से दायरे उनके गौर व फिक्र का मरकज़ रहे, और फिर खुदा की शऊरी दरियाफ्त के बाद स्टीवन हॉकिंग को क्या लिखा, ताकि वो भी एग्नोस्टिसिज्म के अंधेरों से बाहर आ सकें। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से ज़रूर आगाह फरमाइएगा ताकि हम आइंदा प्रोग्राम्स को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।